तो गाइस आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हमने कल की क्लास में क्या सीखा था? हमने कल की इस क्लास में पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में और उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पीरियोडिक जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में कैसे ग्रेजुअली चेंज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कल देखा ही था, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। जो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो वो जो हमारे लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट थे वो कहते हैं हमारे मेटल थे, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ आते गए तो वो मेटलॉइड फिर नॉन मेटल बनते गए। ये भी एक तरह का क्या है, ट्रेंड है। ये मेटल से नॉन मेटल की ओर जो जाने का जो क्या था, एलिमेंट्स का क्या था, ट्रेंड था। आज के जो ट्रेंड के जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो है हमारा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो कौन सा है हमारा? एटॉमिक रेडियाई और रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियाई जानने से पहले हम एटम के बारे में जानेंगे। जो हमारा एटम होता है बहुत ही ज्यादा छोटा जो है पार्टिकल होता है। डॉल्टन ने ये बताया था कि ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, बट फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये पाया गया जो हमारे एटम होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक न्यूक्लियस में जो है बैठे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हमारे एटम में बेसिक जो क्या होता है, हमारा बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। अभी एटॉमिक रेडियाई देखना है। एटॉमिक रेडियाई जैसे हमारे सर्कल का रेडियाई क्या होता है, सर्कल का रेडियाई होता है हमारे सेंटर और जो हमारा उसकी बाउंड्री होती है, सेंटर और हमारे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जैसे ये इसका सेंटर है और इसका जो हमारा बाउंड्री का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जिस तरह हमारे मैथमेटिक्स में सर्कल का जो रेडियस होता है उसी तरह हमारा जो एटम का भी रेडियस होता है। एटम जो है सर्कल के रूप में नहीं, एक तरह से माना गया है कि ये स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसका रेडियस क्या होता है? अभी इसका जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा, जो इसका न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, जिसको मैं AR लिख रही हूँ अभी। ठीक है, बट एटॉमिक रेडियाई जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई निकालना बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का काम है जो हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गति करना, बट ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो वो होती है, एक्यूरेसी, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से फाइंड नहीं हो सकता है। इसलिए एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए अलग अलग जो है मेथड दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है जो हमारे जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, कोई भी हमारे एलिमेंट है वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियाई निकाल पाना क्या है, सबसे इजी है। अभी जो हमारे मेटल्स है या नॉन मेटल है उनका एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अलग अलग जो मेथड है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है एब्सोल्यूट जो इसकी वैल्यू निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या निकालेंगे, इसकी जगह हम कोवेलेंट रेडियाई, कौन सा है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और जो हमारा है वैन डेर वाल रेडियाई, इन तीनों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। अभी एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए हमें क्या, ये तीन जो है निकालने पड़ेंगे। कोवेलेंट रेडियाई, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोवेलेंट रेडियाई ऐसा जो रेडियाई जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा H2 है, हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इसका जो हमारा मान लो ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन के एटम है जो कि सिमिलर है, जो दो सिमिलर एटम है तो आपस में क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो इसका कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, ये इसके न्यूक्लियस का सेंटर है, ये इनके न्यूक्लियस का सेंटर है। तो इनके न्यूक्लियस के सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे कोवेलेंट डायमीटर। और इसको जब हम हाफ कर देंगे, जैसे डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियाई होता है, रेडियस होता है, उसी तरह हमारे जो इन दोनों के सेंटर के न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के जो सेंटर है उनके बीच का जो हम डिस्टेंस क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई। तो वो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस अपॉन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक रेडियाई। आपको पता ही है जो हमारे मेटल्स है वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो साइंटिस्ट ने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो मेटल्स है जो वो क्या है, उसके एटम बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बट इतने पास भी नहीं होंगे कि वो कोवेलेंट रेडियाई जितने पास नहीं होंगे, वो उससे थोड़े क्या होंगे, दूर, क्योंकि ये तो आपस में तो बॉन्ड बनाए हैं बट इसमें आपस में बॉन्ड नहीं है, वो साथ साथ में खड़े है, तो ऐसे है मान लो। ठीक है, तो इन दोनों के मेटल जो हमारे मेटेलिक रेडियाई, दो मेटल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो मेटल के जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, इसका मेटेलिक रेडियाई। नेक्स्ट है हमारे वैन डेर वाल रेडियाई। वैन डेर वाल रेडियाई
अभी वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस किस में होती है। जो दो मॉलिक्यूल्स है आपस में वो कैसे बाइंड होते हैं, तो वो किस तरह होते हैं, वैंडरवॉल रेडियाई फोर्सेस के कारण। जैसे मान लो हमारे इस कमरे में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कितना फोर्स से क्या है जुड़ा है, उसे हम बोलेंगे वैंडरवॉल फोर्स। जो हमारे नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे कमरे में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये हो गया जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, और एक डिस्टेंस से है दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो इनके जो न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा, जो हमारे एडजेसेंट एटम होंगे, उनके जो दो मॉलिक्यूल्स नेबरिंग एटम है, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो नेबरिंग जो एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे वैंडरवॉल डायामीटर। और वैंडरवॉल डायमीटर को जब हम हाफ कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वैंडरवॉल रेडियाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपको पता ही है, जो हमारे एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, दूर दूर होगा। उसमें वैंडरवॉल फोर्सेस तो एग्जिस्ट करती हैं, बट साथ में उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसके कारण वो लिक्विड स्टेट में होता है। बट यहाँ पे मैंने H2 की एग्जांपल दी, जो हमारे सिमिलर जो एटम वाले मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमारे H2 है, तो इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये तो सिर्फ वैंडरवॉल फोर्सेस के साथ ही अपने एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसके कारण जो हमारी गैसेज है उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, गैस के रूप में पाया जाता है। अब आप इसको कोरिलेट करके भी दे सकते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। हमारा जो ये वंडरवॉल जो फोर्सेस से बंधे हुए जो हमारे एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वो होते हैं गैसेज में। जैसे कि हमारा जो वंडरवॉल रेडियस है वो हमारा जो एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए उसका यूज होता है इन केस ऑफ नोबल गैसेज। जैसे हीलियम है, हीलियम का हमारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो हीलियम और हीलियम के बीच का जो वैंडरवॉलिक डिस्टेंस होगा उसको हम जब हाफ कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, वैंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन में जो तीनों की डेफिनेशंस आपने देख ली होंगी, तो ये इनकी डेफिनेशंस है। अब इन तीनों के बीच का जो कंपैरिजन हमने किया, अब हमने देखना है कि तीनों में जो सबसे ज्यादा जो पक्की तरह जो बांध के रखता है वो कौन सा है, हमारा कोवलेंट रेडियस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेटालिक रेडियस, उसके बाद आता है हमारा ये वंडरवॉल रेडियस। तो जैसे जैसे हम कोवलेंट से वंडरवॉल की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होता रहेगा, एटॉमिक रेडियस का साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारे एचपीटीजीटी में और +1 +2 के जो एमसीक्यूज है उसमें क्या पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो एटॉमिक रेडियस का टॉपिक खत्म हो जाता है, और इसके साथ ही जो है हमारा आयनिक रेडियस आता है। वो जो मॉलिक्यूल्स या एटम जो कि आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका रेडियस कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारा NaCl है, इसमें Na और Cl आपस में ना तो कोवलेंट बॉन्ड के साथ बंधे हैं, ना तो ये आयनिक बॉन्ड के साथ बंधे हैं, ना तो इनमें वंडरवॉल फोर्सेस है। अब इनमें कौन से फोर्सेस है, इनमें है आयनिक इंटर एटॉमिक आयनिक इंटरेक्शन, यानी कि इसमें जो सोडियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस आयन चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो ऑपोजिट आयन आपस में इन दोनों को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालेंगे। अब ये जो है मान लो ये दो सिमिलर एटम नहीं है, तो इसका साइज छोटा मान लेते हैं और दूसरे का साइज बड़ा, तो इनके दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोलेंगे आयनिक डिस्टेंस। ठीक है, आयनिक डायमीटर। जब इसको हम हाफ कर लेंगे, आयनिक डायमीटर का जो हाफ कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आयनिक रेडियस। अभी इनका जो रेडियस का जो क्या ट्रेंड है, सबसे ज्यादा हमारा हो गया कोवलेंट रेडियस सबसे कम, उसके बाद आता है हमारा मेटालिक रेडियस, उसके बाद आएगा हमारा आयनिक रेडियस, और लास्ट में आ जाएगा हमारा वैंडरवॉल रेडियस। ये इसका क्या है, ट्रेंड है। तो ये भी हमारे एचपीटीजीटी या उसमें पूछ लिया जाता है, ये ध्यान देना है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, अभी के टॉपिक में एटॉमिक रेडियस, अगले जो होगा हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे एटॉमिक ग्रुप और लेफ्ट टू राइट कैसे हमारे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो है रेडियाई और उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को जाने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि आइसो का मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे, तो उन स्पीशीज को क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये जानते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो स्पीशीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है।
जैसे कि ये मैंने अभी लिखा है सोडियम प्लस नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कुछ आयन लिखे हैं। अभी देखना है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जो इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मेरी पिछली जो वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिक बताया था, जो सभी जो हमारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए जो ट्रिक बताया था वो याद कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। अभी इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं। चार्जेस का मतलब क्या है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जब तो चले गए हैं या तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जैसे इसमें प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है चला गया है। नियोन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही है। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और ये क्या है किस तरह का नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है और मैग्नीशियम के पास इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और एल्यूमिनियम के पास से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। यानी कि अभी इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पेरेंट स्पीशीज में थे उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस या प्लस हो जाएंगे। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10, नियोन के पास भी 10, फ्लोरीन के पास भी 10, 9 + 1 10, अगला 8 + 2 10, अगला हमारा मैग्नीशियम है 12 में से 2 गए 10, इसका 13 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने आ गए 10। सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो ये तो एक ट्रू होगी ना बात। तो अगला क्या है, हमने देखना है इनके रेडियाई में क्या डिफरेंस आएगा। अगर क्या इनके रेडियाई भी सेम होंगे, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसके रेडियाई क्यों नहीं सेम होंगे, मैं आपको एक ही एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने रस्सी पकड़ी है, रस्सी के साथ मैंने जो कुछ बच्चे हैं उनको खींचने के लिए बोला है, ठीक है। मान लो वो जो बच्चे हैं कम हो गए तो मैं उनको अच्छी पावर के साथ अपने पास क्या कर सकूंगी, खींच सकूंगी। अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, वो जो पावर है वो मेरी कम हो जाएगी, जिसके कारण रस्सी क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो उसी तरह इसमें जो है हमारी जो रस्सी है वो हमारा जो एक तरह बॉन्ड बनाए किसके साथ, हमारा जो हमारे न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे हैं वो मान लेना है हमने, वो क्या है रस्सी है। अभी जो न्यूक्लियर होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट चार्जेस के होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, अभी वो जो खींचने की पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास ज्यादा होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, हमारा एल्यूमिनियम, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है खींचने की। तो ये क्या करेगा, उस रेडियस को कम कर देगा। तो एल्यूमिनियम का सबसे कम रेडियस, उसके बाद मैग्नीशियम, इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा हमारा सोडियम, उसके बाद नियोन जो है उसका 10 है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, खींचने वाले 10 है। अगले क्या है 9 खींचने वाले पर इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसकी पावर क्या होगी, कम, और ये क्या कर लेगा, इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन आ गया, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, इसके जो 8 प्रोटॉन है बट 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पावर और कम हो जाएगी, जिसके कारण जो रेडियस है और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो एटॉमिक रेडियस का जो हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाता है, हमारे पीजीटी कमीशन में क्या पूछ लिया जाता है, तो आपने ये ध्यान देना। उसके बाद है जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो हमने पीरियोडिक टेबल की तो बात ही नहीं की, अभी जो पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड है वो हम देखेंगे। आपने पीरियोडिक टेबल देखा ही था कल, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये है, इसके नीचे भी ये एलिमेंट है, क्या है, ली ना हम ही तेरे लिए बेगाने बक नो फनी, ठीक है। तो हमने पहले देखना है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई का क्या प्रभाव पड़ता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, अभी देखिए लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम इसका 4, बोरॉन इसका 5, कार्बन इसका 6, ऑक्सीजन इसका, नाइट्रोजन इसका 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, ठीक है। अभी इसमें जो इस पूरी सीरीज में जो हमारे पूरे सीक्वेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इसमें एक एक प्रोटॉन भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसमें जो है जो प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर
जो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा ये क्या करेगा, जोर से उसको उस जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को है वो पकड़ के रखेगा। तो क्या है इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास होगा, हमारा नियोन के पास होगा। बट ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस होने के कारण इसका हम कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे, ये इसकी एक्सेप्शन है। जो हमारे ट्रेंड की जो एक्सेप्शन है ये हमारी कौन सी होगी, नोबल गैसेस। तो हमारा जो कंपैरिजन होगा ये 9 एटम्स के बीच में होगा, ठीक है। लिथियम का जो है इसमें +3 होगा, यानी कि इसका +4 होगा, बेरिलियम का अगला +5 +6 +7 +8 और +9। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि मैंने पीछे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बताया था, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो हमारे क्या होता है, वो उतनी पावर से उसको क्या करता है, खींचता है। तो सबसे ज्यादा खींचेगा कौन, हमारा फ्लोरीन, जिसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया हमारा नाइट्रोजन, उसके बाद आ गया कार्बन, उसके बाद आ गया बोरोन, बेरिलियम और लिथियम। जो फ्लोरीन है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इसका ये क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, या इसका डिक्रीजिंग, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो हम क्या देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा एटॉमिक जो रेडियस है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ध्यान देना है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो गाइज अब जो ट्रेंड देखेंगे, हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, इसके जो एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो डाउन द ग्रुप हमने एक ही जो ग्रुप है वो ले लिया है हमारा हाइड्रोजन वाला, जो हमारा अल्कली मेटल्स है वो वाला ले लिया है। तो हल ही ना कर रब से फरियाद। तो डाउन द ग्रुप ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, उनका साइज क्या होता है, बढ़ता है। उसका साइज कैसे बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, ये नहीं है कि न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट उनका जो साइज है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिसके कारण हमारा नंबर ऑफ जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, एक शेल में है, दूसरे सेकंड जो लिखे में 2 है, अगला जो हमारा सोडियम उसमें 3 है। आगे आगे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज करेंगी तो हमारा न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस है और उतना खींचना क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या है, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या हम कह सकते हैं साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट हमने क्या देखा था, लेफ्ट टू राइट हमारा साइज डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसमें शेल तो बढ़ नहीं रहे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा है, बट साइज नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण वो उसको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा खींच के रख रहा है, जिसके कारण वो जो हमारा एटॉमिक जो रेडियस है वो कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट। बट इसमें एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फ्रेंशियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव है, तो इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो रेडियस है अभी तक जो है फाइंड आउट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो इमिट करता है। ये जो रेज है वो हार्मफुल भी है। और ये जो फ्रेंशियम है ये बहुत क्या है, कम टाइम पीरियड, इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इससे रिलेटेड हमारे टीजीटी कमीशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।